के नाम पर बना और वहाँ पर बहुत अरसे से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो किताबों में भी आ रहा है, इसकी स्टोरीज़ भी आ रही हैं। तो ये ख़ातिमुन नबीयीन अच्छी बात है कि उन्होंने ये लिखा गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसमें मुबारकबाद है। दूसरी बात जो अहम है वो ये कि मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा मुझे याद है कि जब मैं शौकत अज़ीज़ साहब की काबीना में था तो उस वक्त एक दफ़ा उनके साथ नहीं है, जिस शख्स की एसेट्स बाहर हैं, जिसके मकान बाहर हैं, जिसके बच्चे बाहर हैं, उसकी आपको क्या इतनी कोई ज़रूरत पड़ गई। और अमूमन ये हुआ है हमारे मुल्क के अंदर कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हुआ करते हैं, और माजी के अंदर मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में तो खैर मैं रहा हूँ, दो मरतबा वज़ीर भी रहा हूँ और उसके साथ उनके बड़ा करीबी रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। इजाज़त रख साहब, मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि ये आप पार्लियामेंट में बहुत अरसा रहे हैं वहाँ पर। तो कहते हैं कि जिस तरह खीवड़ा की नमक की कान है, वहाँ पर अगर आप चाहकर लोहा जाकर रखते हैं, साल बाद वो जाएं लोहा उठाएं तो वो नमक होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार आने से पहले बहुत सारे यानी वादे करते थे, मैं यूँ कराऊँगा। तो जब इक़्तिदार मिला, जब करने का वक्त आया तो वो कुछ नहीं कर पा रहे जो पहले उनके वादे थे। तो क्या वो इस सिस्टम में जाकर ढल चुके हैं? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तज़ाद है हुकूमत में आने से पहले की गुफ्तगू में और जो तज़ाद उसके बाद आने के बाद है, उस बात को उन्हें क्लियर करना चाहिए। या तो फिर ये है कि भाई चलो इक़्तिदार के लिए मैं हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करता जाऊँ और या फिर मैं अपने दोस्तों को तरजीह दूँ अपने मुल्की मफादात पर, और या फिर मेरी कोई मजबूरी है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कौम के सामने अपना दिल खोल कर रखें और उन्हें बताएं कि क्या मजबूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज ख़बरें अखबार मेरे हाथ में इस वक्त, और उसकी जो टॉप स्टोरी है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म के 15 मावन ख़ुसूसी में से 6 की दोहरी शहरियत, हफीज़ शेख के 15 करोड़ के असासे, 29 करोड़ के मकरूज़, और इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी बरतानिया, नदीम अफजल चंद कनाडा, मुईज़ यूसुफ, शहबाज गिल, शहजादा कासिम, नदीम बाबर अमेरिका के भी शहरी, तानिया एदरुस कनाडा और सिंगापुर की शहरियत रखती हैं। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो इतने बड़े ओहदों पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत में उनको दी गई हैं और उनके पास दोहरी शहरियत है। उसके अलावा 6 जो कहा जा रहा है कि 6 जो मुशीर हैं, जो मावन ख़ुसूसी हैं, उनके पास दोहरी शहरियत है। तो इस हवाले से इजाज़त रख साहब, आज हम चाहते हैं कि नाज़रीन से भी इसके मुतल्लिक़ उनको भी आगाह होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक है। और सबसे पहले तो मैं हुकूमत को कुछ मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। इसलिए कि एक दो चीज़ें इन्होंने अभी की हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूरत तो पेश नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। मैं ज़रा इससे हट के पहले बात करता हूँ कि आज इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें लिखा है कि जहाँ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ ख़ातिमुन नबीयीन लिखा जाना चाहिए। तो एक ये अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि एक इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और वहाँ पर बहुत अरसे से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो किताबों में भी आ रहा है, इसकी स्टोरीज़ भी आ रही हैं। तो ये ख़ातिमुन नबीयीन अच्छी बात है कि उन्होंने ये लिखा गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसमें मुबारकबाद है। दूसरी बात जो अहम है वो ये कि मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा मुझे याद है कि जब मैं शौकत अज़ीज़ साहब की काबीना में था तो उस वक्त एक दफ़ा इसी तरह की जो है वो खप पड़ गई या बात निकल गई कि जिन जिन ने कर्ज़े माफ़ करवाए हैं उनकी फ़हरिस्तें मंगवाई जाएँ। तो बहरहाल वो 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते गुजरने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया काबीना की तरफ से, कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से, कि आप हमें फ़हरिस्तें भिजवाएँ कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कर्ज़े लेकर माफ़ करवाए। तो मैंने देखा था कि बहुत से काबीना में बैठे हुए लोग थे, उनके चेहरे उतर गए एकदम जब ये बात सुनी। तो जिस तरह अब ये हुआ है, फिर वो फ़हरिस्तें आईं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है,
लेकिन इतना मुझे पता है कि 225 करोड़ 250 करोड़ इस किस्म के राइट ऑफ्स हुए हुए थे जो बैंकों से कर्ज़े माफ़ करवाए थे। मेजॉरिटी ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन इस्तेमाल करते हुए। सारी दुनिया में जो होता है वो ये होता है कि बैंकरप्सी के कवानीन होते हैं। जिस तरह के आपके हो गया, अमेरिका में हो गया, चैप्टर 11 की बैंकरप्सी होती है, उसको कहते हैं चैप्टर 11 की बैंकरप्सी होती है। अगर आप का एक अदारा ऐसा है कि वो आप डिक्लेयर करें कि ये बैंकरप्ट हो गया, तो आपके तमाम के तमाम असासे मुंजमद किए जाते हैं और फिर उनको सेल किया जाता है। यहाँ पर ये हुआ पूरी तारीख में, जो कि हर दौर के अंदर हुआ होगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर, कि आपने कर्ज़ा लिया, एक फ़र्ज़ करें मिल लगाने के लिए, शुगर मिल लगा ली, टेक्सटाइल मिल लगा ली, जो लगा ली, और पावर प्लांट लगा लिए, उसमें से आपने किकबैक निकाल लिए अपने हैं, और वो अदारा फेल होता है मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में हो, जिसमें से या तो आप किकबैक्स लें या उसमें से आप लगाने से पहले ही जो लोन्स वगैरह लेते हैं आप उसमें ओवर इन्वॉइसिंग वगैरह करवा के पैसा निकलवा लें, तो लाजमी बात है कि वो फिर उसमें सख्त नहीं रहती चलने की। तो यहाँ ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान भी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उन्होंने इसी तरह कर्ज़े लिए। किसी ने पावर प्लांट लगाया, किसी ने टेक्सटाइल मिल लगाई, किसी ने सीमेंट प्लांट लगाया, और फिर उसमें से सारा जूस निकाल लिया और बाद में उसको डिक्लेयर कर दिया बैंकरप्ट, और बैंक जो है वो मजबूर हो गए कि उसके कर्ज़े जो है वो माफ़ कर दिए जाएँ। और फिर बाज़ हुकूमतें भी ऐसी आईं जिन्होंने कहा जी कि ये जो नॉन रिसीवेबल्स हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। बहुत से बैंकों को इस तरह नुकसान भी, और ख़ास तौर पर प्राइवेटाइजेशन से पहले तकरीबन हर बैंक को, यूबीएल को, हबीब बैंक को, जो बड़े बड़े बैंक थे पाकिस्तान के, नेशनल बैंक को इस्तेमाल किया गया इस काम के लिए। और फिर पिछले दौर में आपने क्या किया कि आपने नेशनल बैंक को, क्योंकि बाकी तो प्राइवेटाइज हो गए थे, वो तो फिर मेरिट पे वहाँ पे कर्ज़े देने शुरू कर दिए। उन बैंकों ने सर्वाइव भी कर लिया और उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो टर्न अराउंड हो गई और वो प्रॉफिट बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को फिर भी जूस निकाला गया, उसका दबा के, और कर्ज़े दिलवाए गए लोगों को। जिनके कर्ज़े दिलवाए गए थे उनके कर्ज़े रोक कर उनकी मिलों पे कब्ज़े कर लिए गए, उनको लिक्विडेशन में भेज दिया गया। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हर अदवार में अपना पसंदीदा शख्स जो है ना, उसको नेशनल बैंक का सदर लगवा दिया गया। कोई भी दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो, आसिफ जरदारी साहब का दौर हो, मैं हाल ही एक बातचीत कर रहा हूँ, और फिर उनसे आपने अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए उनको कर्ज़े आपने दिलवाने शुरू कर दिए। तो ये इस दफ़ा जो किया है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं, अभी तक उस पर कोई अमल दरामद तो हुआ नहीं, लेकिन बातें बहुत सी हो रही हैं। लेकिन कम अज़ कम वो रिपोर्टें सामने आ गई हैं, पब्लिक हो गई हैं। पहली जो थी वो शुगर की, आपने देखा होगा, वो सामने आ गई और उस पर वादा किया था वज़ीर आज़म ने। अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन साथ साथ ही ये भी ऐलान हुआ कि चीनी जो है वो 70 रुपये किलो पर बिकेगी, तो वो 70 रुपये पर नहीं बिकी बल्कि महंगी बिकती रही। इसी तरह आटा का जी 850 रुपये की बोरी मिलेगी तो लोग हज़ार रुपये की ख़रीदते रहे। तो यहाँ पे पता लगता है कि हुकूमत की रेट नहीं है, और जब हुकूमत की रेट ना हो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर उसका ऐलान करके ना सिर्फ हुकूमत की सुबकी होती है बल्कि दूसरे लोगों को इनकरेजमेंट होती है कि यार ये तो ऐलान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, तो हम भी फिर जो है अपना मुनाफा जिस तरह भी कमाना है हम कमा लें। और इसमें एक गलती ये हुई है कि पाकिस्तान में जब मजिस्ट्रेसी को ख़त्म किया गया ना, जब मजिस्ट्रेट्स होते थे जो प्राइस कंट्रोल करते थे, और आपने उनको ख़त्म करके तो आपने डिप्टी कमिश्नर्स और डीसीओज़ वगैरह को ये इख्तियारात दिए जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। अब शुगर की रिपोर्ट आ गई है, देखते हैं उसकी क्या इंक्वायरी होती है। आईपीपीज़ का कहा गया कि आईपीपीज़ के बारे में भी कहेंगे, लेकिन उससे पता लगा कि हमारे कुछ मुल्क जो कि पाकिस्तान को इस वक्त उन्हीं की तरफ देखना चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट लगे जिसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट था हुक्मरानों के, और वो ठीक नहीं लगे। उनकी इंक्वायरी जब शुरू की तो लाजमी बात है कि उसको रोकना पड़ा, क्योंकि फिर अगर वो ना रोकते तो फिर वो हमारा जो कर्ज़े वर्ज़े वहाँ से मिलने थे या जो
प्रोजेक्ट वगैरह लग रहे थे वो चले जाए। अब खान साहब ने कहा था कि 15 जून का टाइम दिया था कि ये जो मेरे मावन खुसूसी हैं वो डिक्लेयर करेंगे अपने एसेट्स और अपनी नेशनलिटीज़। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ हम पार्लियामेंट्री जमहूरियत की बात करते हैं, एक तरफ हम आवाम के मैंडेट की बात करते हैं, ठीक है, एक तरफ हम तब्दीली की बात करते हैं। और खान साहब के मैं चंद एक इंटरव्यूज़ हैं, एक उनमें से इस प्रोग्राम में भी लगाऊंगा। मैंने कहा कि उनको मैंने मुबारकबाद भी दी है कि जब वो हुकूमत में नहीं थे तो क्या ऐलानात करते थे ड्यूल नेशनल्स के बारे में, जिनकी 2 नेशनलिटीज़ होती हैं, या जो बाहर से आ जाते हैं ब्रीफ केस उठा के यहाँ पर मज़े उड़ाते हैं, फुल प्रोटोकॉल लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं या प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म होती है वो ब्रीफ केस उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीआई का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं वो भी बेच के पाकिस्तान आए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स करे। जब IPPs का हुआ था तो उस वक्त एक ख़ास मावन खुसूसी जो IMF में रह चुके हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उसके IPPs के लिए मावन खुसूसी थे और उन प्रोजेक्ट्स में से माशाल्लाह इतना पैसा कमा लिया कि मेरे ख़्याल में हमेशा के लिए वो बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान को मुड़ कर उन्होंने नहीं देखा। एक ज़माना था कि इतने बाख्तियार थे कि सारी दुनिया उनकी तरफ देखती थी और चलती थी। अब मालूम हुआ है कि जनाब रिपोर्ट तो सामने आ गई है, आपके पास 4 तो ऐसे हैं जिनके पास ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं, कोई UK का है, कोई अमेरिका का है, कोई कनाडा का है, कुछ से कनाडा प्लस सिंगापुर का रेजिडेंसी है। अब 15 आपके पास स्पेशल कहते हैं SAPMs कह लें, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र जो हैं। अब 15 में से आपके तकरीबन 4 ये हो गए और 3 7 के पास जो है या ड्यूल नेशनलिटी है या उनके पास बाहर के अकामा कह लें या रेजिडेंसी कह लें उसको। अब आप मुझे बताएं कि जिस शख्स की लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है, जिस शख्स की एसेट्स बाहर हैं, जिसके मकान बाहर हैं, जिसके बच्चे बाहर हैं, उसकी आपको क्या इतनी कोई ज़रूरत पड़ गई। और अमूमन ये हुआ है हमारे मुल्क के अंदर कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हुआ करते हैं और माजी के अंदर मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में तो खैर मैं रहा हूँ, 2 मरतबा वज़ीर भी रहा हूँ और उसके साथ उनके बड़ा करीबी रहा हूँ। पार्टी के अंदर भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 93 के बाद से। 2-3 मरतबा ये गुफ्तगू करते हुए मैंने ये कहा कि जो दोस्त होते हैं, आपके बहुत से दोस्त होंगे जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनको ओबलाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। आप उनको किसी और तरीके से ओबलाइज करते हैं, बजाय इसके कि आप उसको लोगों के मैंडेट को पाँव के नीचे रोनते हुए जो पार्लियामेंट के अंदर आपके लोग पहुँचे हैं, तो फिर उनको छोड़कर आप ऐसी जगहों से लोगों को उठाते हैं कि मुझे समझ नहीं आती, और ऐसी जगहों पे बिठा देते हैं जहां हम अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डॉन लीग्स की छोटी सी बात हुई थी, आपको मालूम होगा डॉन लीग्स की, कितना बड़ा वबेला उठ गया था। अब आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज आपने लगाए हुए हैं वो पाकिस्तान नेशनल ही नहीं है। देखें, मैं ये बात मैं कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ा खौफ आता है इस बात से कि उनको वहाँ पर लाने के लिए मैं वैसे मोईज़ जोसेफ ने, मैंने आज टीवी में सुना है, वो कह रहा था मेरी दोहरी शरीयत नहीं है। मोईज़ जोसेफ नहीं, रेजिडेंसी है, दोहरी शरीयत नहीं है, वो रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ के। मतलब ज़्यादा लाख साहब, जो मैंने एक और भी बात सुनी है जो हकीकत है या मफरूज़ा है, वो बेहतर फ़ैसला जो इदारों में लोग बैठे हैं वो कर सकते हैं। मैंने ये सुना है कि ये जिस तरह बोली लगती है, एडवाइज़र वगैरह भी इसी तरह सीटें बिक रही हैं इस दौर में। देखिए, ये तो मैं मुझे ये इस चीज़ का इल्म नहीं है, ना मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ,
मैं ये कहता हूँ कि जब आप की दोस्ती अपनी जगह, ठीक है, खुद आपने कहा हुआ जी ये फ़लाँ शख्स जो है मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उस प्यारे दोस्त को लाकर आपने सारी पार्लियामेंट के ऊपर मुसल्लत कर दिया, जो एक काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो याद इसीलिए लोग कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है नाकाम होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसको तब्दील करने के बारे में चहमगोइयाँ भी होती रहती हैं और सोच विचार भी होती रहती है इसके बाद, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद और बाकी चीज़ों के बाद इस पर बातचीत हुई। अब ये बात मैं बताऊँ आपको कि फिर ऐसा करते रहे लोग कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आपने सफ़ीर लगाने शुरू कर दी। वाजिद शमसुल हसन साहब थे, यूके के नेशनल हैं, किसी ज़माने में पाकिस्तान में अखबार नवीस रह चुके थे, न्यूज़ में लिखते थे, लंदन जाके सेटल हो गए, वहाँ से उनको पाकिस्तान का सफ़ीर बना दिया। ये वो शख्स हैं जो कि जनीवा स्विट्ज़रलैंड जाकर तमाम जो रिकॉर्ड था सरे माल का और वहाँ की सारी इंक्वायरीज़ का आपने देखा होगा, ट्रकों के अंदर भर के, और पाकिस्तान एम्बेसी ला कर उन्होंने वहाँ उनको कुछ को ज़ाया कर दिया, कुछ वहाँ से हो सकता नैब के हाथ लग गए हों। फिर क्या हुआ, जिस दिन वो हुकूमत बदली सफारत से उतरे, उसके बाद से आज तक पता नहीं कि वो साहब कहाँ है। जब वहाँ बैठे हुए थे, क्या उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ थी या हुकूमत के साथ पर्सनल लॉयल्टी थी, या वहाँ की हुकूमत के साथ थी जिसके वो नेशनल हैं और जिसकी नेशनलिटी पे उन्होंने हलफ लिया हुआ है। इसी तरह अगले अदवार आए, पीपल्स पार्टी के अदवार के बाद PMLN का अदवार आए, उन्होंने भी सिलेक्टेड लोगों को उठाया जहाँ जहाँ उनका अपना इंटरेस्ट था। कतर में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, क्योंकि कतरी शहज़ादे के ख़त का बड़ी मशहूरी हुई है, आपको पता है। तो वहाँ पे जो एम्बेसडर लगाया था वो कोई डिप्लोमेट नहीं था, वो आपका कोई जानने वाला था, बैंकर था, उसको आपने उठाकर वहाँ लगा दिया, और वो फिर आपकी मुल्क के इंटरेस्ट को वहाँ लुक आफ्टर कर रहा था या आपके पर्सनल इंटरेस्ट को कर रहा था। और जब ये कतरी ख़त यहाँ पर आया तो सारी फैसिलिटेशन जो हुई थी वो एम्बेसी के ज़रिए हुई थी। मैं नहीं कहता वो कतरी ख़त सही था या गलत था, वो जो कोर्ट ने फ़ैसला किया वो किया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी तरह आपने बहुत से लोगों को अमेरिका में सफ़ीर लगा दिया, किसी को कहीं सफ़ीर लगा दिया, फिर वहाँ वो बैठकर या तो आपको प्रमोट करते हैं या आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो प्रमोट नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें मैं बहुत लंबी बात मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नेशनलिटी ज़ाहिर की और फिर एसेट्स इनके जो डिक्लेयर हुए हैं, मेरा ख्याल में वो भी बिल्कुल ही फेक हैं या कॉस्ट प्राइस पे किए गए हैं। ये अरबों खरबों के जो एसेट्स हैं, और बहुत से ऐसे भी एडवाइज़र बैठे हुए हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे, यानी आपके वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो आप नेशनल इंटरेस्ट पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और चाहे वो ठेका हो इस हुकूमत में लिया हो, पिछली हुकूमत में लिया हो, या आपने कुछ और मामला जो हैं आपके आपने किए हो, तो ये ऐसी सेंसिटिव पोजीशंस पे खान साहब को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने ये डिक्लेयर करवाए हैं, ये भी बताएं कि इनको इन पोजीशंस पर किसने लगवाया, क्या आपने ख़ुद उनको वहाँ लगाया या आपसे लगवाया गया, या आपके दोस्तों ने आपको कहा कि इनको फ़लाँ को यहाँ लगा दें, फ़लाँ को यहाँ लगा दें, और या फिर कोई और वजूहात हैं, वो वजूहात भी कौम के सामने रखें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होनी चाहिए। तो क्या पार्लियामेंट में आज तक ये डिस्कस हुआ? और फिर जो लोग लड़कर आए हैं इलेक्शन मैंडेट लेकर, आपने लोगों के मैंडेट को उन्हीं के पाँव के नीचे रोन दिया। अब ये डिलीवर करेंगे उनको, या जिसने अगले इलेक्शन में जाके वोट लेना है वो डिलीवर करेगा? तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो सोचने की हैं। मुल्क की मेरे ख्याल में बका का भी इसमें है, मुल्क की तरक्की का भी इसके अंदर इन्हिसार है, मुल्क की खुद मुख्तारी का भी इसके अंदर इन्हिसार है। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं होती। इस पे बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं और उठेंगे, और अब मीडिया के अंदर भी उठ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इसको क्लियर करें। इजाज़त हक साहब, मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये आप पार्लियामेंट में बहुत अरसा रहे हैं वहाँ पर। तो कहते हैं कि जिस तरह खीवड़ा की नमक की कान है, वहाँ पर अगर आप जाकर लोहा जाकर रखते हैं, साल बाद वो जाएं लोहा उठाएं तो वो नमक होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब
इक़्तिदार आने से पहले बहुत सारे यानी वादे करते थे, मैं यूँ करूँगा, तो जब इक़्तिदार मिला, जब करने का वक्त आया तो वो कुछ नहीं कर पा रहे जो पहले उनके वादे थे। तो क्या वो इस सिस्टम में जाकर ढल चुके हैं? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तज़ाद है हुकूमत में आने से पहले की गुफ्तगू में और जो तज़ाद उसके बाद आने के बाद है, उस बात को उन्हें क्लियर करना चाहिए। या तो फिर ये है कि भाई चलो इक़्तिदार के लिए मैं हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करता जाऊँ, और या फिर मैं अपने दोस्तों को तरजीह दूँ अपने मुल्की मफादात पर, और या फिर मेरी कोई मजबूरी है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कौम के सामने अपना दिल खोल कर रखें और उन्हें बताएं कि क्या मजबूरी है उनको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हम यहीं इख्तिताम करेंगे और फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।